साल 1998 से जुलाई 2004 तक भारत में एनडीए की सरकार थी और उस वक्त यशवंत सिन्हा देश के वित्त मंत्री का कार्यभार संभाल रहे थे। वित्त मंत्री रहने के दौरान यशवंत सिन्हा को मिस्टर रोल बैंक का उपनाम दिया गया। ये उपनाम खास तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान लागू की गई नीतियों और उसमें लगातार बदलाव के कारण दिया गया था। आसान भाषा में कहें तो तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने अपने कार्यकाल में कई आर्थिक सुधारों नीतियों को लागू किया, जिनके बाद वापस लिया गया और उसमें बदलाव किया गया। अब यशवंत सिन्हा की तरह ही मोदी सरकार की यू टर्न पॉलिसी भी चर्चा में है। दरअसल मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में लैटरल एंट्री, यूपीएस, वक्फ बोर्ड जैसे कई नीतिगत निर्णय लिए, जिनका व्यापक विरोध किया गया और इस विरोध के कारण सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ा। यही कारण है कि लोगों का मानना है कि मोदी की सत्ता यू टर्न सरकार बनती जा रही है और अपने फैसलों पर अडिग नहीं रह पा रही है। ऐसे में इन रिपोर्ट में मोदी सरकार के उन फैसलों के बारे में जानते हैं जिसे लेकर उन्हें किसी न किसी कारणवश यू टर्न लेना पड़ा। तो आइए जानते हैं लेटरल एंट्री क्या है। यूपीएससी के लेटरल एंट्री स्कीम के जरिए केंद्र सरकार ने मंत्रालय में प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स की सीधी भर्ती की जाती है। ये भर्तियां संयुक्त सचिव, डिप्टी डायरेक्टर के पदों पर होती है। नरेंद्र मोदी सरकार के अनुसार लेटरल एंट्री का फैसला सरकारी तंत्र में विशेषज्ञता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया। इस फैसले के तहत निजी क्षेत्र, शिक्षण संस्थान, अन्य गैर सरकारी संगठनों में विशेषज्ञों को सीधे सरकारी विभागों में वरिष्ठ पदों पर नियुक्त किया जा सकता है। लेटरल एंट्री की यह प्रणाली पारंपरिक प्रक्रिया से काफी अलग है। अधिकारी भारतीय प्रशासनिक, आईएएस और अन्य सरकारी सेवाओं के माध्यम से नियुक्त होते हैं। फैसला वापस क्यों लेना पड़ा? लेटरल एंट्री को लेकर के यूपीएससी का विज्ञापन आने के बाद विपक्षी पार्टियों ने जमकर मोदी सरकार और उनकी इस स्कीम पर निशाना साधा। दूसरी तरफ केंद्र सरकार के सहयोगी दलों ने इस माध्यम से सीधी भर्ती का विरोध किया था। इतना ही नहीं, सिविल सेवा अधिकारियों और संघों ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले को परंपरागत भर्ती प्रक्रिया को कमजोर करने के रूप में देखा। उनका मानना था कि ये कदम सिविल सेवा की स्वायत्तता, निष्पक्षता को खतरे में डाल सकता है। लेटरल एंट्री एक पारदर्शिता, निष्पक्ष कई सवाल इस पर उठाए गए, जिससे सरकारी तंत्र की विश्वसनीयता को नुकसान हो सकता है। लेटरल एंट्री के तहत नियुक्तियों को लेकर के संवैधानिक और प्रशासनिक चुनौतियां भी सामने आई, जिससे इस प्रक्रिया को प्रभावी तरीके से लागू करने में कठिनाई हुई। अब बात करते हैं यूनियन पेंशन स्कीम के बारे में। तो साल 2004 में जब देश में एनडीए की सरकार था, तब भारत सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म करके एनपीएस योजना की शुरुआत की। इस पेंशन योजना में सरकारी कर्मचारियों और अन्य नागरिकों को सेवानिवृत्ति के लिए धन जमा करने की अनुमति देता है। न्यू पेंशन स्कीम अंशदान आधारित पेंशन होती है और रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को एक निश्चित राशि मिलती है। हालांकि केंद्र सरकार की इस स्कीम पर सरकारी कर्मचारियों और उनके संगठनों ने जमकर विरोध किया। इसके पीछे का मुख्य कारण पुरानी पेंशन योजना से तुलना और गारंटी का अभाव था। दरअसल यूनियन पेंशन स्कीम की तरह एनपीएस में कोई गारंटी नहीं होती कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को कितनी पेंशन मिलेगी, उन्हें कितना पैसा मिलेगा। ये इस पर निर्भर करता है कि कर्मचारी के खाते में कितनी राशि है और उसे कैसे निवेश किया गया। इस अनिश्चितता के कारण कर्मचारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा ओपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को जिंदगी भर की गारंटीड पेंशन मिलती है। एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन बाजार आधारित है, जिससे कर्मचारियों को ये चिंता रहती है कि बढ़ती महंगाई और लंबी उम्र के चलते उन्हें पर्याप्त पेंशन मिलेगी या नहीं। एनपीएस का विरोध विधानसभा, लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी देखा जा सकता है। अब सरकार ने इसी महीने एकीकृत पेंशन योजना का ऐलान किया। ये एक तरह से सरकारी कर्मचारियों के गुस्से को कम करने की कोशिश है। लेकिन हालांकि एनपीएस को भी विकल्प के तौर पर अभी जारी रखा गया है, लेकिन नई पेंशन का भी विरोध जारी है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का भी हुआ था विरोध। मोदी सरकार को 8 अगस्त को संसद में पेश हुए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर भी विरोध का सामना करना पड़ा। इस बिल को लेकर के विपक्ष ने जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और इसे संविधान और अल्पसंख्यकों पर हमला करार दिया। विपक्ष ने लगातार विरोध के बाद सरकार के इस बिल को वापस तो नहीं लिया, लेकिन विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेज दिया। ब्रॉडकास्टिंग बिल का मसौदा लेना पड़ा था वापस। सरकार को इससे पहले ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 का मसौदा वापस लेना पड़ा। दरअसल सरकार ने इसे सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग बिल का ड्राफ्ट 10 नवंबर 2023 को पब्लिक डोमेन में देखा था।
लोकसभा चुनाव के बाद इस बिल का जोरदार तरीके से विरोध किया गया। इसके बाद सरकार ने मसौदा वापस ले लिया। ब्रॉडकास्टिंग बिल भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक विधेयक था जिसका उद्देश्य देश में प्रसारण सेवाओं, टेलीविजन और रेडियो के नियमन और नियंत्रण को सख्त बनाना था। इस बिल में एक स्वतंत्र नियामक संस्था की स्थापना का प्रस्ताव था जो प्रसारण सेवाओं को नियंत्रित और विनियमित करेगी। इसके अलावा इस बिल में प्रसारण सेवाओं के लिए लाइसेंस की आवश्यकता को अनिवार्य किया गया। वहीं सभी चैनलों और प्रसारकों को सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता और इस लाइसेंस को पाने के लिए कड़े नियम और शर्त रखी गई। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश मोदी सरकार ने साल 2014 में सत्ता में आने के बाद भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में बदलाव करने के लिए एक अध्यादेश लाया। इस अध्यादेश का मकसद भूमि अधिग्रहण को आसान बनाना था, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए। हालांकि इसमें विवादास्पद प्रावधान शामिल थे, जैसे कि किसानों की सहमति के बिना भूमि अधिग्रहण की अनुमति। अध्यादेश का व्यापक विरोध किया गया, खासकर किसानों, विपक्षी दलों द्वारा। विरोध के चलते सरकार ने अध्यादेश को वापस